हेलो गाइस। तो हम इस वीडियो में जेई मेंस के कुछ रोटेशनल मोशन के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो यार इस वीडियो को देखने से पहले रोटेशनल मोशन के एक बेसिक्स क्वेश्चंस की एक वीडियो मैंने बना रखी है। तो यार जिसने भी उसे नहीं देखा है वो ज़रूर उस वीडियो को देखे। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब इस वीडियो में मैं प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँ तो किसी बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत आए कि यार अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकल रहा, उसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने नहीं आ रहा, वगैरह वगैरह। तो यार अगर आपको लगता है कि रोटेशनल मोशन के आपके कॉन्सेप्ट्स कमज़ोर हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, अदरवाइज़ आप इस वीडियो से कंटिन्यू करें। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को देखने के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, ताकि आप इस वीडियो से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकें और आपकी जेई की प्रिपरेशन और बेहतर हो सके, क्योंकि यही हमारा मिशन है, आपको अपने डिज़ायर्ड आईआईटीज़ में एडमिशन दिलवाना। तो जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन लिखूंगा तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और उस क्वेश्चन के बारे में कम से कम 2 से 3 मिनट सोचेंगे, ताकि आप उस क्वेश्चन की एल्गोरिदम क्रैक कर सकें और फिर आप सोल्यूशन पे आएंगे और अपने एल्गोरिदम को मेरे सोल्यूशन से टैली कराएंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत अलग हो, पर अगर कुछ ज़्यादा ही अलग है तो डेफिनेटली आपकी एल्गोरिदम गलत है। तो वह शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पॉइंट्स ऑफ अ रॉड मूव विद वेलोसिटीज v एंड 3v in the same direction separated by distance r, then find its angular velocity यानी कि ओमेगा। और हाँ, ये जो वेलोसिटीज दी हुई हैं ये हैं परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो गाइस आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए, फिर हम सॉल्यूशंस पे आएंगे। तो गाइस लेट अस अज्यूम अ रॉड ऑफ लेंथ r, और हम इसके टॉप मोस्ट पार्ट की वेलोसिटी v अज्यूम कर लेते हैं और बॉटम मोस्ट पार्ट की वेलोसिटी 3v अज्यूम कर लेते हैं। तो यार जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई थी वो हमने यहाँ पे इम्प्लाई कर दी। अब हमें पता लगाना है ओमेगा। तो यार इस रॉड की जो ओमेगा होगी दैट विल बी इक्वल टू द ओमेगा ऑफ अबाउट एनी पॉइंट। तो यार इस केस में हम उस लकी पॉइंट को ये पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। तो यार ओमेगा होता है v रिलेटिव अपॉन रेडियस। तो अगर मैं v रिलेटिव की बात करूँ तो दैट विल बी द रिलेटिव मोशन बिटवीन द रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ वन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर। तो अगर हम इस पॉइंट की वेलोसिटी इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालें तो दैट विल बी 3v माइनस वी डिवाइडेड अपॉन r, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यार वो तो r ही होगा। तो यार जो ओमेगा का वैल्यू आ गया दैट इज 2v अपॉन r एंड दैट्स द आंसर। प्रीटी सिंपल। तो यार आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखेंगे कि जो ओमेगा होता है वो होता है v रिलेटिव अपॉन r। और एक बात और, अगर वो रॉड की ओमेगा की बात कर रहा है तो अगर आप किसी भी पॉइंट के अबाउट ओमेगा निकाल लेते हैं तो दैट विल बी दी ओमेगा ऑफ द रॉड, या फिर मोर स्पेसिफिकली एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन ऑफ द रॉड। तो यार उम्मीद है कि आपसे ये क्वेश्चन बन चुका होगा, और अगर नहीं बना तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये कॉन्सेप्ट आप मिस कर रहे होगे। तो अगली बार से आप इस ओमेगा इक्वल्स टू वी रिलेटिव अपन आर वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होंगे। तो गाइस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यार ये एक असेंडेड कर्व्ड ट्रैक दिया पड़ा है जिसपे एक बॉल को ऊपर के डायरेक्शन में रोल कराया गया है। तो लेट अस अज्यूम कि ये रोल करते करते किसी इस हाइट तक जाता है और फिर वापस आता है। तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। तो यार अगर ये सरफेस रफ है तो इस मैक्सिमम हाइट की वैल्यू h1 है, और अगर ये सरफेस स्मूथ है तो इस मैक्सिमम हाइट की वैल्यू h2 है। तो हमें h1 और h2 के बीच में रिलेशन निकालना है। तो यार आप लोग थोड़ा टाइम दीजिए इस क्वेश्चन पे, फिर हम आते हैं सॉल्यूशंस पे। तो यार अगर हम इस स्फीयर की मोशन को ऑब्जर्व करें तो हम देख रहे हैं कि जो स्फीयर है वो किसी लोअर हाइट से किसी अपर हाइट की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब कि इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। तो यार अब बात ये आती है कि अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आई कहाँ से। तो यार अगर ये बॉल सरफेस के ऊपर की ओर जा रहा है तो इस बात की तो गारंटी है कि यहाँ पे इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, और जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है और अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव कर रहा है उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो यार पहले हम स्मूथ वाले केस को देख लेते हैं। तो अगर हम स्मूथ की केस को डिस्कस करें तो यार यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, और अगर फ्रिक्शन नहीं है तो यार सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी। बट अगर हम बात करें रफ की तो यहाँ पे तो भैया फ्रिक्शन है, और इस केस में ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है
वो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। तो यार यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि रफ सरफेस में ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रीब्यूटर्स है वो दो हैं, एक तो ट्रांसलेशनल वाला और एक रोटेशनल वाला। पर अगर हम स्मूथ वाले की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है। और अगर हम एक बार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इट इज़ डिफाइंड एज mg/h। अब यार क्योंकि दोनों केस में मास सेम बॉल को हमने इस कर्व के ऊपर थ्रो किया है या फिर कर्व के ऊपर रोल किया है, तो यार मास तो दोनों में सेम होगा और g तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ बचा h। तो अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब कि हाइट भी ज़्यादा होगा, और चूंकि रफ वाले केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है इसीलिए रफ वाले का हाइट ज़्यादा होगा। तो फिर यार h1 इज़ ग्रेटर देन h2, दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन द हाइट्स एंड दैट्स द आंसर। तो यार कमेंट करके बताइए कि किस किस से ये क्वेश्चन हो गया और किस किस ने क्या गलतियाँ की जिसकी वजह से उनसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाया। तो यार अब हम आते हैं अगले सवाल पे। तो यार इस क्वेश्चन में एक डिस्क दिया है जिसका मास m है, उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v दी हुई है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दी हुई है। तो यार इनिशियली इस ए बी रीजन में यह डिस्क प्योर रोलिंग करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो यार जैसे ही वो इस बी वाले बैरियर को क्रॉस करेगा, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ मोशन आफ्टर इट एंटर्स दिस नो फ्रिक्शन जोन। तो यार थोड़ा गौर कीजिए आप लोग इस सवाल पे, फिर हम आएंगे सॉल्यूशंस पे। तो यार आप लोगों की थोड़ी मदद करने के लिए मैं आप लोगों को 3 ऑप्शन दे देता हूँ। अब आपको इन 3 में से किसी एक ऑप्शन को चुनना है। तो यार हम इस डिस्क के मोशन को थोड़ा एनालाइज करते हैं। तो जब तक वो इस फ्रिक्शन के जोन में था और वो प्योर रोलिंग कर रहा था, तो यार इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक फ्रिक्शन लग रहा था पीछे की तरफ। लेट अस से द फ्रिक्शन इज F, और इस फ्रिक्शन की वजह से ये प्योर रोलिंग करते हुए आगे बढ़ रहा था। पर ये जैसे ही B को क्रॉस करता है और इस नो फ्रिक्शन जोन में आता है, यार यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगना बंद हो जाता है। तो अगर यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगना बंद हो गया तो इसका मतलब कि जो कोई भी नेट फोर्स नहीं है, और अगर नेट फोर्स नहीं है तो फिर यार कोई नेट टॉर्क नहीं है। अरे भाई, अब यार इस स्फीयर पे ना तो कोई एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है ना तो कोई एक्स्ट्रा टॉर्क लग रहा है। तो यार ऑब्वियस सी बात है कि इस पॉइंट बी तक जो उसका मोशन होगा, आगे वो उसी मोशन को कंटिन्यू करेगा। और यार अगर हम बात करें पॉइंट बी तक के मोशन की, तो यार बी तक तो वो प्योर रोलिंग में था, तो यार ऑब्वियसली वो आगे भी प्योर रोलिंग करते हुए ही जाएगा। इसलिए यार सेकंड आंसर इज द करेक्ट वन। तो यार आप बताइए कि कितने लोगों का आंसर आया सेकंड। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ऑप्शन देके आपको और कंफ्यूज कर दिया। क्योंकि यार जेई मेंस में तो ऐसा होता रहता है, ऑप्शंस को ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि बच्चा कंफ्यूज है और सवाल को गलत करे। क्योंकि यार जेई मेंस वालों का काम है भीड़ छाटना। क्योंकि यार ये तो आप भी जानते हैं कि 10 लाख बच्चे भर रहे हैं और सीट्स तो यार आईआईटी में 10,000 हैं। तो यार बच्चों को छाटने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यार वो थोड़ा ऑप्शंस पे भी मैनिपुलेशंस करते हैं, तो आपको इससे बचना है। अब यार कई बच्चे क्या करते हैं कि यार इस डायग्राम को देखेंगे, ओ भाई ओमेगा दिया है, वेलोसिटी दिया है, ओ भाई यहाँ तक फ्रिक्शन है, यहाँ पे फ्रिक्शन ही नहीं है। तो यार उन्हें ये डायग्राम देख के ही ऐसा लगने लगेगा कि ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, और वो या तो इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे या तो इस क्वेश्चन को बाद के लिए टाल देंगे, और वो बाद का टाइम कभी नहीं आएगा और ये क्वेश्चन एट द एंड छूट ही जाएगा। पर यार आपने देखा कि ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं था, इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं था, बल्कि ये सवाल काफ़ी आसान था। क्योंकि यार बिना कुछ लिखे ये इस क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है। ये थोड़ा बहुत मैंने लिखा है वो तो यार आपको समझाने के लिए लिखा है। तो यार आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो यार एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ऐसा ना हो कि यार आपने सिर्फ डायग्राम देखा और या ओ भाई अजीब अजीब डेटा दिया है तो आपने क्वेश्चन ही स्किप कर दिया। तो गाइस डोंट स्किप क्वेश्चन विदाउट रीडिंग देम। यार एक बार तो पढ़ लो भाई, 15-20 सेकंड लगते हैं, क्या पता हो जाए 4 नंबर मिल जाए। हो गाइस, तो यार कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिला। वैसे तो यार हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, पर इस क्वेश्चन से मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने क्या सीखा। क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं, ये नहीं माना जाएगा कि आपने इस वीडियो को इतने अटेंशन से देखा है कि आप कुछ ले जा सको इस वीडियो से और अपने जेई की प्रिपरेशन और अच्छी बना सको। तो यार आते हैं अगले सवाल पे।
तो यार इस क्वेश्चन में एक इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है, तो लेट अस अज्यूम कि उसकी जो इंक्लिनेशन है वो है थीटा, और इस टॉप ऑफ इंक्लाइन से हम तीन ऑब्जेक्ट्स को नीचे की तरफ छोड़ रहे हैं जिनके मासेस और रेडियस सेम है। तो वो तीन ऑब्जेक्ट्स हैं सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर और डिस्क। और अगर फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट म्यू है तीनों ही केसेस में, तो हमें बताना है कि यार किस केस में सबसे कम टाइम लगेगा उस ऑब्जेक्ट को नीचे तक आने में अगर उसकी मोशन प्योर रोलिंग है तो। अब यार चूंकि यहाँ पे मास सेम है, रेडियस सेम है और इंक्लिनेशन एंगल सेम है और साथ ही साथ फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट म्यू भी सेम है, तो अगर हम बात करें अलोंग द प्लेन एक्सलरेशन की, तो वो भी तीनों केस में सेम ही होगी, क्योंकि यार नॉर्मल फोर्स सेम आएगा और नॉर्मल फोर्स इंटू म्यू वो आएगा फ्रिक्शनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन मास वो देगा आपको एक्सलरेशन। तो यार वो तीनों ही केसेस में सेम होगा। इसका मतलब कि तीनों ऑब्जेक्ट्स सेम एक्सलरेशन से नीचे की तरफ आ रहे हैं। आपकी तसल्ली के लिए अगर मैं उस एक्सलरेशन की एक्सप्रेशन को लिखूं तो दैट विल बी mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। अब भाई मुझे एक बात बताओ कि यार तीनों ऑब्जेक्ट्स को सेम लेंथ ट्रैवल करना है, तीनों सेम एक्सलरेशन से नीचे आ रहे हैं प्योर रोलिंग करते हुए, तो क्या आपको लगता है कि टाइम में कोई फ़र्क आएगा? अरे भाई बिल्कुल नहीं आएगा यार। भाई सेम दूरी तय करनी है सेम एक्सलरेशन से, तो यार ऑब्वियस सी बात है कि टाइम सेम होगा। तो यार इस क्वेश्चन में तीनों ही केस में टाइम सेम होगा और तीनों पार्टिकल साइमल्टेनियसली यहाँ पहुँचेंगे। तो यार तीनों केस में वेलोसिटी अलग अलग आती, क्योंकि जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो सेम हाइट नीचे आ रहा है। इसका मतलब कि तीनों ही केसेस में सेम पोटेंशियल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और वो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी काइनेटिक एनर्जी में। और क्योंकि यहाँ पे प्योर रोलिंग दिया हुआ है, तो जो भी अपना पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और अगर हम इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के सम का एक्सप्रेशन लिखें और वहाँ से वेलोसिटी v कैलकुलेट करें, तो यार तीनों केसेस में सेम तो नहीं आएगा। इस बात को आप कैलकुलेट करके वेरीफाई कर सकते हैं। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि इन तीनों केस में वेलोसिटी का क्या रिलेशन है। तो कहते हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्क्वायर है जिसका डायमेंशन a क्रॉस a है और इसकी हाइट h है। इसका मतलब कि इस ऑब्जेक्ट का स्क्वायर बेस है और इसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर है जो कुछ इस टाइप का दिखेगा। हो सकता है डायग्राम थोड़ा अजीब सा हो, पर यार नहीं हो, आप समझ गए कि यार a क्रॉस a का बेस है और h हाइट का कोई एक स्ट्रक्चर दिया पड़ा है। तो यार हमें निकालना है कंडीशन ऑन द फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट म्यू इफ दिस ब्लॉक मूव्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स एजेस। तो यार आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए। तो यार ले लेते हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट अपने बेस जो कि a क्रॉस a है उस पर रेस्ट कर रहा है और उसके ऊपर हाइट कुछ h दी हुई है। तो अगर हम इसके फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें तो इसमें mg लगेगा नीचे की ओर, फ्रिक्शन कुछ इस तरफ लगेगा और नॉर्मल फोर्स कुछ राइट के एंड की तरफ लगेगा। ये पोजीशन मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि डायग्राम थोड़ा इनअप्रोप्रिएट है। तो यार इस क्वेश्चन में हम चाहते हैं कि ये बॉक्स टॉपल कर रहा है और अगर टॉपल करना है तो यार फ्रिक्शनल फोर्स को डोमिनेंट होना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है जो ब्लॉक को इस डायरेक्शन में घुमा रहा है और नॉर्मल फोर्स तो भाई अपना बचाव कर रहा है। तो गाइस टॉर्क बाय फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी ग्रेटर देन द टॉर्क बाय द नॉर्मल फोर्स। अगर फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो दैट विल बी mg म्यू, और अगर हम इसके टॉर्क की बात करें दैट विल बी mg म्यू इंटू h/2, क्योंकि यार फ्रिक्शनल फोर्स बॉटम में लग रहा है और सेंटर ऑफ मास की हाइट बॉटम से h/2 पे है। सो गाइस दिस थिंग विल बी ग्रेटर देन द टॉर्क ऑफ द नॉर्मल फोर्स दैट विल बी mg इंटू डिस्टेंस। अब यार मैक्सिमम नॉर्मल के लिए